Hello everyone, this is Shruti, your mentor for DSSB PGT कॉमर्स एग्जाम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल स्केल बिजनेस के बारे में। स्मॉल स्केल बिजनेस यानी कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइज भी इसको बोलते हैं। आखिर ये होता क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। जैसा कि आपने देखा कि MSME आपने पढ़ा। MSME क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। मतलब कि माइक्रो मतलब बहुत छोटा, स्मॉल मतलब छोटा और मीडियम का मतलब जो मीडियम लेवल पर है। तो ये MSME एक्ट बना था 2006 में, जिसमें मीडियम, माइक्रो और स्मॉल इन सब एंटरप्राइजेज के लिए ये बना था कि कैसे इनको चलाया जाए, कैसे इनको एस्टैब्लिश किया जाए, ये सब चीज़ें। अब जो हमारा MSME है वो दो क्लासेस में क्लासिफाई होता है। सबसे फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और एक होता है आपका सर्विस एंटरप्राइजेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस क्या होता है? जैसे नाम से ही समझ रहे हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है। तो ऑब्वियसली एंटरप्राइजेज मतलब बिजनेस। तो ऐसी बिजनेस, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। और नेक्स्ट है आपका सर्विस एंटरप्राइजेज। सर्विस एंटरप्राइजेज कौन से होते हैं? जिसमें सर्विसेज को रेंडर किया जाता है, मतलब कि लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है सर्विसेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। इसमें जैसे आपको बताया हुआ है, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब मैन्युफैक्चर जब करेंगे हम प्रोडक्ट को, तो वो किस चीज से करेंगे? प्लांट और मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो मेन टर्म जो डिफाइन की जाती है वो किस बेसिस पे की जाती है? प्लांट एंड मशीनरी पर। लेकिन सर्विस एंटरप्राइज में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स। जो बाकी के इक्विपमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। तो इसलिए ये दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें मैन्युफैक्चर होता है सामान, और सर्विस जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। मैन्युफैक्चर में आपको डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और सर्विस एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर। अब स्मॉल स्केल सेक्टर को गवर्नमेंट ने क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड कराई है? असिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? हेल्प प्रोवाइड कराई है। तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या हेल्प प्रोवाइड कराई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्मॉल बिजनेस आप समझ गए हैं। स्मॉल बिजनेस जो बहुत छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने उनकी काफ़ी हेल्प की। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट ने मिलकर काफ़ी हेल्प की। अब वो कैसे हेल्प की वो बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, दोनों गवर्नमेंट ने, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट ने फोकस किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर। क्योंकि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में स्टार्ट होते हैं सबसे पहले, क्योंकि रूरल एरियाज़ में इतना पैसा नहीं होता है कि वो एकदम से बड़े लेवल पर स्टार्ट कर दें कोई भी चीज़। तो इसलिए स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया। सबसे पहला सपोर्ट दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे, कि जो लोग हैं वो बाहर से लोगों को हायर ना करके खुद अगर उस काम में लगें, खुद अगर उस काम को करें तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उनकी लेबर बच जाएगी, जो वो लेबर के वेजेस देंगे वो बच जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आएगी आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कराई। दूसरी चीज़ आता है जो लोकल मैन पावर, यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे। मतलब अगर रूरल सेक्टर में अगर आप देखें तो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? बाहर। रूरल सेक्टर में तो काफ़ी रिसोर्सेज नेचर से ही प्रोवाइड हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया कि सबसे पहला तो लोग खुद काम में लगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें। और दूसरी बात कि नेचर से जो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो अवेलेबल हैं उनके पास रिसोर्सेज, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराया। अब वो सपोर्ट क्या है? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फर्स्ट है हमारा इसमें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं, NABARD।
ये एक क्या है, नाबार्ड जो है वो एक बैंक है, गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। और किस लिए किया गया, ताकि रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि एग्रीकल्चर और जो रूरल मतलब रूरल एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए ये एक बैंक है नेशनल लेवल पर। इट सपोर्ट्स स्मॉल इंडस्ट्रीज, रूरल आर्टिसन, रूरल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर। जो नाबार्ड है, नाबार्ड सपोर्ट करता है किन किन चीज़ों को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, रूरल आर्टिसन को, रूरल में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, विद एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में जो भी काम होता है उससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग एंड ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स। अब जो रूरल एरिया में रहने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना खुद का काम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे लेवल पर, उनको ट्रेनिंग और काउंसलिंग देनी भी शुरू की किसने, नाबार्ड ने। तो ये था नाबार्ड का रोल। फिर आता है हमारा सेकंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट कमिश्नरेट होती है एक, मतलब एक ग्रुप होता है कमिश्नर्स का, उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की और कुछ प्रोग्राम्स बनाए, कुछ स्कीम्स चलाई इन लोगों के लिए, ताकि इनको एक तो सर्विसेज में सपोर्ट दे सके और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट कर सकें। तो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर क्या था, यही था कि इन लोगों ने क्या किया, जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई, उन जिन स्कीम्स से जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड support services. It provides advice to the government in policy formulation for the promotion and development of MSMEs. अब MSMEs को प्रमोट करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी स्टार्ट की गई, और वो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई, उनको एडवाइस दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाई जाएं। थर्ड आता है हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, जिसको हम NSIC भी बोलते हैं। NSIC हमारा सेटअप हुआ था 1955 में बाय द गवर्नमेंट टू पॉपुलराइज एंड सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। अब देखिए ये चीज़ हर उसमें आएगी, ये जो लाइन है ये हर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में आएगी, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन ने किसको सपोर्ट किया है, स्मॉल बिजनेस को, तो सब में ये लाइन आनी ही आनी है, तो टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। It is an ISO 9001-2008 certified गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्टिफाइड किया गया, ISO सर्टिफाइड है ये, और किसमें, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। इट हैज़ बीन वर्किंग टू प्रमोट एड एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ MSME इन द कंट्री। वही चीज़ हो गई दोबारा से कि जो MSME है उसको, ताकि वो बहुत स्मूथली वर्क करे, उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसलिए ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया था। इट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग डेवलपमेंट पेइंग कंपनी। और ये जो NSIC है ये क्या है, ये एक प्रॉफिट मेकिंग और डेवलपमेंट पेइंग कंपनी भी है। फोर्थ आता है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप SIDBI भी बोलते हैं। SIDBI क्या है अभी ये, इट वॉज सेट अप ऑन 2 अप्रैल 1990। 1990 में 2 अप्रैल को ये सेटअप हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये टॉप गवर्नमेंट बैंक है जो प्रोवाइड कराता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर द वेरियस स्कीम्स टू मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस स्मॉल बिजनेसेस। जो स्मॉल बिजनेस हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको, स्मॉल बिजनेसेस को। फिर आता है नेक्स्ट हमारा खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको आप KVIC भी बोल सकते हैं। KVIC जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था कब, KVIC एक्ट के अंदर 1956 में। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आता है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है।
द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ KVIC इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है, अब जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं था, तो उनको एम्प्लॉयमेंट किसने प्रोवाइड कराया? KVIC ने, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएं जो सेलेबल हो, जिनकी आगे सेल बहुत इजीली हो जाए। द वाइडर ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग्स पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि लोगों के बीच में सेल्फ रिलायंस को क्रिएट करना, और सबसे बड़ी चीज़ कि एक स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी बनाना, ताकि एक दूसरे की सब हेल्प कर सकें, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो बहुत स्मॉल लेवल पे हैं रूरल एरियाज़ में, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट कर सकें अपनी ग्रोथ को। फिर आता है आपका 6th कॉयर बोर्ड। कॉयर क्या होता है? कॉयर होता है कोकोनट फाइबर होता है ये एक। कॉयर बोर्ड किसको बोलते हैं? कोकोनट फाइबर को। जो नारियल होता है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं नारियल का जट्टा, वो होता है। तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉयर इंडस्ट्री एक्ट। एक एक्ट था कॉयर इंडस्ट्री एक्ट जो कि 1953 में बना था। उसके अंदर एक ये बोर्ड बना है, कॉयर बोर्ड। ये किस लिए बना था? फॉर प्रमोटिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कॉयर इंडस्ट्री। जो कॉयर इंडस्ट्री यानी कोकोनट फाइबर इंडस्ट्री जो है, उसको, पूरी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉयर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा कॉयर प्रोड्यूसर है? इंडिया। अकाउंटिंग फॉर मोर देन 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉयर फाइबर। कॉयर फाइबर का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है, अप्रॉक्स 80%। टोटल प्रोडक्शन का 80% तो इंडिया में ही होता है। द कॉयर सेक्टर इन इंडिया इज वेरी डाइवर्स। बहुत ज़्यादा घना है, ये फैला हुआ है ये सेक्टर, एंड इन्वॉल्व्स, क्या क्या कंटेन करता है ये? हाउस होल्ड, कॉपरेटिव्स, NGOs, मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स। This is the best example of producing beautiful artifacts, handicrafts and utility products from coconut husks, which is otherwise a waste. जो कोकोनट हस्क होते हैं, जो नारियल के ऊपर का आपने देखा है, वो बाल की तरह होता है नारियल के, वो मतलब भूसा होता है कुछ, है ना, वो होता है ना, उसको हम फेंक देते हैं, जो हमारे लिए जस्ट एक वेस्ट होता है। लेकिन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका क्या है कि उससे बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट क्राफ्ट्स भी तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसको आप बोल सकते हैं स्फूर्ति, SFURTI, स्फूर्ति, यानी कि स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, मतलब बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, उनके रीजेनरेशन के लिए फंड्स को इकट्ठा करना, वो इस मेन स्फूर्ति का काम था। तो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया अ फंड इन द ईयर 2005 टू सपोर्ट द ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, टू फैसिलिटेट हाइयर प्रोडक्टिविटी एंड इनहांस देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही चीज़ आ गई वापस कि वो क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़े। इसलिए स्फूर्ति ने क्या किया? फंड को इकट्ठा करना शुरू किया, फंड को प्रोवाइड कराना शुरू किया। टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस इनटू क्लस्टर्स टू मेक दैम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये किस लिए होता था? मतलब फंड्स प्रोवाइड क्यों कराया जाता था? ताकि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ जाएं, वो इतने कम लेवल पर ना रहें कि आगे बढ़ ही ना पाए, मतलब बहुत उनका लेवल ऊंचा हो, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करे और इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो बढ़े। टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आर्टिसंस एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स। फिर से वही चीज़ कि रूरल एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट के लिए ये जो सारी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स हैं ये बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है आपका स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं एस्पायर। ये किसने लॉन्च किया था? इट वॉज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल
मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई कालराज मिश्रा, जो एमएसएमई है हमारा, उसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? कालराज मिश्रा जी। उन्होंने 16 मार्च 2015 में ये स्कीम जो है इनोवेशन की, प्रमोशन की, इसको इस्टेब्लिश किया था। किस लिए किया था? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू क्रिएट न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट मीन्स जो बेरोजगारी है हमारी कंट्री में, हमारे उस एरिया में, वो कम से कम हो जाए। नेक्स्ट है प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया, इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ग्रास रूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकें। फैसिलिटेट्स इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन फॉर अनमेट सोशल नीड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें बनाई जा सके, इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट इज promote innovation to further strengthen the competitiveness of MSME sector, और MSME sector जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में लाया जा सके, कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसका एंटर कराया जा सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पूरा, जो कि था हमारा MSME के ऊपर, स्मॉल स्केल बिजनेसेस के ऊपर, और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराई है गवर्नमेंट ने, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो प्रोवाइड कराया है। इन सारे एक्ट्स में से, इन सारी जो ये आपकी ये दिए हुए हैं स्कीम्स और ये सब, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं पर भी। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के सपोर्ट से ही MSME जो है वो आज एक इतने हाई लेवल पर पहुंचा है, क्योंकि इतना सपोर्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है। तो आज की वीडियो से आपको MSME और स्मॉल स्केल बिजनेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या आपका M.Com पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, कोई भी हो, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिल सके इस चीज़ से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं और न्यू टॉपिक्स के साथ।